शब्दरत्नाकरोद्भूतं शैवं रत्नं चतुर्दशं शास्त्रे येन समायोजित तस्मै पाणिने नमः। तस्मै पाणिने नमः। नमो नमः। आज का हमारा प्रकरण है छंदों का परिचय। छंदों का सामान्यतया क्या परिचय है, छंदों के परिचय के बारे में जानेंगे सर्वप्रथम। उसके बाद क्रमशः पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के छंद होते हैं, क्या क्या उनके लक्षण हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम छंद वेद भगवान का पुरुष है, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा में कहा गया छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तः कल्पोऽथ उच्यते इत्यादि। तो छंद को वेद भगवान का पैर माना गया है और छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगलाचार्य जी हैं। पिंगलाचार्य जी जिन्होंने छंद शास्त्र का रचना किया और छंदों के बारे में उनकी रचना है। और छंद दो प्रकार के होते हैं सामान्यतया, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। जिनका वार्णिक छंद उसे कहते हैं वृत्त, इनका नाम है वृत्त को ही वर्ण और वार्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद जाति, वृत्त और जाति के आधार पर। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, पहला वार्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। अब जानेंगे हम वार्णिक छंद क्या होते हैं, वार्णिक छंद का क्या लक्षण है और वार्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंद होते हैं कि जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है अथवा वर्णों के आधार पर होती है, वे वार्णिक छंद कहलाते हैं। जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है, वर्णों के आधार पर यानी कितने वर्ण हैं और कौन से लघु हैं और गुरु हैं, इनके आधार पर उनकी गणना की जाती है, उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। और वार्णिक छंद तीन प्रकार का होता है, पहला समवृत्त, दूसरा होता है अर्धसमवृत्त और तीसरा होता है विषमवृत्त। अभी तक छंदों का सामान्यतया परिचय समझे। छंद वेद पुरुष का पैर है, छंदा पादौ तु वेदस्य, और छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगलाचार्य जी हैं। और छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। दो प्रकार के छंद होते हैं। वर्णों के आधार पर जिन छंदों की गणना हो जाती है, वर्ण कितने वर्ण हैं और कौन सा लघु है कौन सा गुरु है, इनके आधार पर जिन छंदों की गणना होती है वो वार्णिक छंद कहलाते हैं। और मात्राओं के आधार पर, जैसे आर्य छंद है, जैसे पादे प्रथम द्वादश मात्रा स्था तृतीयेपि, मात्राओं के आधार पर द्वादश इत्यादि मात्राएं गिनकर जिनकी गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। उसके उदाहरण है आर्या इत्यादि छंद। अब हम देखेंगे वार्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंदों के प्रकार, वार्णिक छंदों का प्रकार क्या है। तो वार्णिक छंद तीन प्रकार का होता है, समवृत्त छंद, अर्धसमवृत्त छंद और विषमवृत्त छंद। समवृत्त छंद क्या है, सम मतलब समान, वृत्त मतलब वर्ण, सामान्य वर्ण, जिनके सभी चरणों के वर्ण समान हो उन्हें समवृत्त छंद कहते हैं। सभी चरणों के वर्ण समान हो उन्हें समवृत्त छंद कहते हैं। जैसे पहला उसका उदाहरण है अनुष्टुप इत्यादि छंद। अनुष्टुप में वागरथा विव संपृक्तौ वागरथा प्रतिपक्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण इत्यादि, जिनमें 8 वर्ण सामान्य होते हैं और सभी वर्ण सामान्य होते हैं। जैसे हम देखेंगे
1 2 3 3 5 3 8 वागर्थाव्यु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपक्तये। तो 8 वर्णों की युति होती है और 8 वर्ण प्रथम पाद में, 8 वर्ण द्वितीय पाद में, 8 वर्ण तृतीय पाद में। वागर्थ प्रतिपक्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तीन 8 वर्ण पार्वती परमेश्वर 8 वर्ण मतलब वर्णों के आधार पर जिनकी गणना की जाती है व्यवहारिक छंद, और जिनके सभी वर्ण समान हो, 8 वर्ण प्रत्येक चरण में हो। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण सब में सामान्य वर्ण होते हैं और लघु गुरु भी सामान्य होते हैं, तो वे संवृत्त छंद कहलाते हैं। और 8 वर्ण हो तो अनुष्टुप छंद कहलाते हैं और ये संवृत्त में आते हैं। और अनुष्टुप का के अलावा संवृत्त छंद का एक और उदाहरण है इंद्रवज्रा इत्यादि और हैं, दो ही यहाँ पर बताया जा रहा है। इंद्रवज्रा स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, तो इसमें भी 11 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। रघुवंश महाकाव्य में इंद्रवज्रा छंद इत्यादि अधिक है, जिसमें 11 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं, उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। ये संवृत्त का उदाहरण है, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा इत्यादि। अब हम देखेंगे अर्ध संवृत्त। अर्ध मतलब आधा, संवृत्त माने सामान और वृत्त मतलब वर्ण, जिनके आधा आधा वर्ण समान हो, जैसे प्रथम पाद के समान तृतीय पाद और द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद हो, तो इसे अर्ध संवृत्त कहलाते हैं। जैसे पुष्पिताग्रा छंद है, जैसे वियोगिनी है और पुष्पिताग्रा इत्यादि हैं। तो वियोगिनी का उदाहरण है गोविंदम इत्यादि, और पुष्पिताग्रा का उदाहरण बता दे रहे हैं यहाँ पर, जो है आयुजीन युगरे फतो यकारो युजिच नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। और अयुजीन युगरे फतो यकारो युजित नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। ये पुष्पिताग्रा का लक्षण है। और पुष्पिताग्रा का एक उदाहरण भी, जैसे करकिसरे शोभया विभान्ति कुचफलभार विनम्र देहयष्टिः स्मितरुचिरविलास पुष्पिताग्रा व्रजयुवति व्रततिहरेर्मुदे भूत्। जिनके प्रथम और द्वितीय पाद सामान्यतया मिलते हैं। पुष्पिताग्रा छंद जब आगे पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। वे उसे छंद अर्ध संवृत्त कहलाते हैं, और वियोगिनी भी इसके उदाहरण है अर्ध संवृत्त के। अब हम देखेंगे विषमवृत्त। अर्ध संवृत्त हो गया, और विषमवृत्त छंद के बारे में देखेंगे कि विषमवृत्त छंद क्या है। विषमवृत्त छंद के लक्षण है विषम। विषम मतलब सामान्य न विषम, जो सामान्य न हो उसे विषम कहते हैं। और वृत्त मतलब वर्ण, जिनके प्रत्येक चरणों के वर्ण सामान्य न हो, जिनके वे विषमवृत्त कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है चतुर्ऊर्ध्व इत्यादि। अब इन छंदों के बारे में आगे आपको विस्तार से बताया जाएगा कि विषमवृत्त के उदाहरण क्या हैं, किस प्रकार के। जैसे एक श्लोक इत्यादि में 4 पाद होते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद,
तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो चारों पादों के वर्णों की संख्या इनकी सामान्य नहीं होती है, इसलिए विषम वृत्त मतलब वर्ण विषम वृत्त छंद कहलाते हैं। जिनके प्रत्येक चरणों के वर्ण सामान्य न हो वे विषम वृत्त कहलाते हैं। तो वार्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। तीसरा समवृत्त, जिनके समान वृत्त मतलब वर्ण प्रत्येक चरणों के, चारों चरणों में से प्रत्येक चरणों के वर्ण समान हो वे समवृत्त कहलाते हैं। अर्धसमवृत्त, अर्धसमवृत्त में हमने देखा कि प्रथम और तृतीय पाद जिनके समान हो, सामान्य हो, और द्वितीय और चतुर्थ पाद असामान्य हो, ऐसे वर्ण, ऐसे छंद अर्धसमवृत्त छंद कहलाते हैं। और विषमवृत्त, विषमवृत्त में चारों चरणों के वर्ण सामान्य न हो, असामान्य हो, अलग अलग हो, मेल न रखते हो, ऐसे छंद विषमवृत्त कहलाते हैं। ये हो गया वार्णिक छंद का प्रकार। 3 प्रकार के वार्णिक छंद, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त, तीनों प्रकार के छंदों के प्रकार हमने देखा। अब छंदों के प्रकार को जानने के लिए लघु और गुरु कौन सा, यगड़ है, मगड़ है इत्यादि जानने के लिए पिंगल दशाक्षर नाम का सूत्र आता है। पिंगल ऋषि छंद शास्त्र के प्रणेता हैं और 10 अक्षरों में एक सूत्र है उनके द्वारा, जिससे सभी गणों का पता होता है कि यगड़ में 3 वर्ण हैं तो कौन से लघु, गुरु, दीर्घ होंगे, लघु और ह्रस्व होंगे, मगड़ में कौन से ह्रस्व दीर्घ होंगे। इन सब के लिए पिंगल दशाक्षर का सूत्र आता है, जमाता, राज, भान, सलगा। 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वर्ण है इसमें, इसलिए दशाक्षर पिंगल दशाक्षर के नाम से जाना जाता है। अब 8 वर्ण हैं इनमें जो प्रायः प्रथम के, ये सभी वर्ण हैं यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, 8 गण होते हैं। अब इनके लिए श्लोक है, आदि मध्यावसानेषु वजसा यान्ति द्वारवम् यरतां लाघवं यान्ति मोतो गुरुलाघवम्। इस श्लोक है इनके वर्णों को पहचानने के लिए यगड़ में कितने वर्ण आएंगे, से सामान्य सरल विधि है। यगड़ जैसे य है, य से 3 वर्ण लेंगे इसमें कि कौन कौन से यगड़ में आते हैं। तो प्रथम यगड़, यगड़ में 3 वर्ण आएंगे, 1, 2, 3, इनसे अपने आगे के 3 वर्ण लेंगे यगड़ में लेने के लिए। य में 3 वर्ण अपने से आगे लेंगे और म से मा, ता, रा 3 वर्ण। तो तगड़ जब बोलना होगा तो ता, रा, ज 3 वर्ण लेंगे। तो यगड़ में य, मा, ता 3 वर्ण। दूसरा तगड़ का मगड़ का बात आएगा तो म में मा, गड़ मतलब त्रिक, गड़ को ही त्रिक भी, इनमें त्रिक 3 वर्ण अपने से आगे लेते हैं, त्रिक, इसे गण या त्रिक कहते हैं, मतलब 3 अक्षरों का संयोजन। तीन अक्षरों का संयोजन इसे ही त्रिक या गण कहते हैं। और मगड़, मगड़ में 3 वर्ण आएंगे अपने से आगे मा, ता, रा। फिर तगड़, ता, तगड़ में तीसरा है तगड़ में ता, रा, ज, र, उसके आगे का र, उसके आगे का 3 वर्ण अपना लेगा, अपने से लेकर 3 वर्ण।
रगड़ में, रा ज भा, उसका आगे का वर्ण है ज, जगड़ में, जगड़ में अपने ऐसे आएगा 3 वर्ण लेगा, ज भा जगड़, ज भा न। अब आता है ज भगड़, भगड़ में, भ में अपने से 2 वर्ण लेंगे और भ को लेकर, तो भा न स, और न, नगढ़ में न स ल, न स ल, और सगड़ में स ल गा, 3 वर्ण। यह है तो अपने से 2 उसका आगे का लेगा, गढ़ में 2 उसको लेकर 3 वर्ण, य तो य माता, मगड़ तो म तारा, मा तारा, तगड़ तारा ज, रगड़ राज भा, जगड़ ज भा न, भगड़ भा न स, नगड़ न स ल, और सगड़ स ल गा। यही इन्हीं का सूत्र है। अब हो गया 8 प्रकार के त्रिक। त्रिक हो गया, इसे ही पिंगल दशाक्षर के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे कि कौन से मात्रा ह्रस्व हैं और कौन से मात्रा दीर्घ हैं। इनके बारे में जानने के लिए हम ह्रस्व दीर्घ इत्यादि के लिए सूत्रों का प्रयोग करेंगे कि कैसे हमको जानकारी होगी कि इसमें से यगड़ में कौन कौन सी मात्राएं ह्रस्व हैं, कौन कौन सी मात्राएं दीर्घ हैं। इन सब को जानने के लिए हम ह्रस्वम लघु पाणिनीय सूत्र का सहयोग लेंगे, जो है ह्रस्वम लघु। ह्रस्वम लघु सूत्र कहता है कि ह्रस्व वर्ण जैसे अ, ई, उ, री और लृ, इन ह्रस्व वर्णों को लघु की संख्या दी जाए, ह्रस्व वर्ण लघु कहलाते हैं। तो लघु के लिए चिन्ह होता है ऐसा, इन्हीं को लघु का चिन्ह दिया जाता है। और दीर्घन संयोगी गुरु, ह्रस्वम लघु संयोगी गुरु, संयोगी गुरु, संयोगी गुरु कहता है कि संयुक्त वर्ण से पूर्व, संयुक्त वर्ण से पूर्व, संयुक्त वर्ण जैसे मान लीजिए क और श के योग से छ बनता है, अथवा प और र के योग से प्र बनता है। इन वर्णों से पूर्व यदि कोई वर्ण रहता है तो ह्रस्व है, फिर भी उसे गुरु माना जाएगा। जैसे शब्द है विप्र, विप्र में प्र में संयुक्त अक्षर है और उसके पूर्व का वर्ण ह्रस्व है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व इकार है, तो लघु भी दीर्घ हो जाएगा, उसकी दीर्घ की संज्ञा होगी। और दीर्घ के लिए ह्रस्वम दीर्घ, और दीर्घ को ही दीर्घम च से गुरु माना जाता है, और दीर्घ के लिए यस टाइप के इस तरह से बनाते हैं, तो इसको दीर्घ माना जाएगा और ये ह्रस्व होगा। ये हो गया संयोगी गुरु, में संयोग पर में हो तो पूर्व का वर्ण भी गुरु यानी दीर्घ और उसे गुरु माना जाता है, लघु और दीर्घ। अब होता है दीर्घं च सूत्र। दीर्घं च कहता है कि जो
दीर्घ होते हैं उन्हें गुरु की संज्ञा दी जाती है। ह्रस्वम लघु और जो दीर्घ होते हैं उन्हें गुरु की संज्ञा दी जाती है। जैसे आ है, ई है, उ है, री है इत्यादि। तो इनकी दीर्घ की संज्ञा है और दीर्घ के लिए गुरु कहते हैं, दीर्घ को ही गुरु कहते हैं, संयोगी गुरु। और इसी के बाद का सूत्र है दीर्घंच। गुरु की अनुवृत्ति आती है दीर्घंच में, माने जो दीर्घ होगा, जैसे आ है, आ मात्रा दीर्घ होता है और दीर्घ को ही गुरु की संज्ञा दी जाती है, दीर्घ को ही गुरु माना जाता है। और गुरु द्विमात्रिक दीर्घ होते हैं, दो मात्राओं का उच्चारण होता है जिनमें उन्हें गुरु कहते हैं और दीर्घ कहते हैं। और दीर्घ आ को भी दीर्घ का संज्ञा दिया जाएगा, ई को भी दीर्घ का निशान इस तरह से बनाया जाएगा, इसे दीर्घ कहते हैं। ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु और दीर्घम च। ह्रस्व के लिए लघु की संज्ञा और लघु के लिए ए निशान माना जाएगा, एक मात्रिक। संयोगे गुरु, द्विमात्रिक संयोग हो तो पुरु के वर्ण ह्रस्व भी गुरु हो जाते हैं। दीर्घम च, ये भी द्विमात्रा का है आ, इसके लिए भी दीर्घ का उच्चारण ऐसे ही गुरु कहते हैं। हम ह्रस्व, संयोग और दीर्घ के बारे में जानेंगे, कहाँ ह्रस्व होगा, कहाँ लघु होगा और कहाँ दीर्घ होगा। अब जानेंगे और कहाँ कहाँ ह्रस्व, लघु और दीर्घ होगा, इसके बारे में। तो सानुस्वारम, सानुस्वारम मतलब यदि अनुस्वार में संयुक्त सभी वर्ण गुरु होते हैं, अनुस्वार में संयुक्त सभी वर्ण गुरु होते हैं। जैसे शब्द है सततम, सततम में स ह्रस्व है, त ह्रस्व है और तम ऊपर अनुस्वार है, इसको गुरु मानते हैं, दीर्घ मानते हैं। तो भले ह्रस्व इसके ऊपर अनुस्वार है, सानुस्वार है, तो उसको गुरु मानेंगे और गुरु के लिए ये निशान है। फिर आता है विसर्ग सम्मिश्रम, विसर्ग सम्मिश्रम, यदि विसर्ग सम्मिलित है वर्णों में तो भी उसे गुरु मानते हैं। जो शब्द है हरि ही, हरि शब्द है, तो हरि में ह ह्रस्व है, री में ई और विसर्ग है वर्ण, तो इन्हें विसर्ग संवृतम के आधार पर इनको ह्रस्व होते हुए भी हम गुरु मानेंगे। ये हो गए 5 नियम। ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु, ह्रस्व वर्ण अ, ई, उ, री इत्यादि को ह्रस्व और ह्रस्व के लिए हम ऐसा निशान लेंगे। फिर संयोगे गुरु, संयोग हो तो पूर्व में के वर्ण ह्रस्व भी गुरु हो जाते हैं। गुरु के लिए है ह्रस्व गुरु, 2 ही वर्ण होते हैं छंद को पहचानने के लिए। ह्रस्व के लिए गुरु लघु की संज्ञा और दीर्घ के लिए गुरु की संज्ञा ली जाती है। और अनुस्वार हो तो उनके पूर्व का वर्ण भी गुरु हो यानी दीर्घ हो जाता है। और विसर्ग समृतम, विसर्ग से युक्त हो तो भी ह्रस्व गुरु हो जाता है। यही 5 नियम होते हैं ह्रस्व और गुरु यानी लघु और गुरु होने के। अब पादंतस्थ विकल्पेन, पादंतस्थ विकल्पेन, ये आगे आने पर जो है उपेंद्र वज्राक्षर में बताया जाएगा कि किस प्रकार विकल्प से हो जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि श्लोकों में, छंदों में। तो पादंतस्थ विकल्पेन कहता है कि पद के अंत में स्थित लघु वर्ण को भी कभी कभी आवश्यकता होने पर गुरु मान लिया जाता है। यह नियम छंद की पूर्ति के लिए किया जाता है कि जैसे है सवर्ण त्वमेव माता, च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो त्व ह्रस्व, म पे एक मात्रा दीर्घ है, तो दीर्घ के लिए
गुरु का प्रयोग, व के लिए ह्रस्व का प्रयोग, माँ में आ दीर्घ है तो दीर्घ के लिए दीर्घ का प्रयोग, ता में आ दीर्घ है दीर्घ के गुरु का प्रयोग, गुरु मात्रा का प्रयोग, ह्रस्व के लिए ह्रस्व मात्रा का प्रयोग, पिता में पी ह्रस्व है तो में ता आ दीर्घ है तो दीर्घ के लिए दीर्घंच गुरु का प्रयोग, तो में व ह्रस्व है, म पे एक मात्रा दीर्घ है और व ह्रस्व है, इसलिए पादंतस्थ विकल्पेन इसके आधार पर पद के अंत में तो तीन एक मात्रिको भवेत ह्रस्व, एक मात्रिका जो होता है वो ह्रस्व होता है, उसके लिए एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, एक दो, इसके लिए दो मात्रा का प्रयोग किया जाता है, 3 4 6 8 9 10 12 13 15 और व को विकल्प से भी हम उसको दीर्घ मानेंगे, पादंतस्थ विकल्पेन पद के अंत में होने के लिए और छंद की पूर्ति के लिए भी इसको हम दीर्घ की संज्ञा देंगे और दीर्घ के लिए दीर्घम के आधार पर इसको गुरु हो जाता है। अब आता है हलंतम। हलंतम कहता है कि यदि हल अक्षर से पूर्व लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है, जैसे शब्द है सत और सरित, दो शब्द हैं, तो सत में हलंत वर्ण है, उससे पूर्व का वर्ण भी गुरु माना जाएगा, और सरित शब्द में स ह्रस्व है, री से पर में हलंत वर्ण है, इसलिए इसको गुरु की संज्ञा दी जाएगी। यही ह्रस्व लघु और गुरु के बारे में हम जाने। तो पहला प्रकरण था, पहला वर्ण शब्द था हम लोग का ह्रस्वम लघु, माने ह्रस्व वर्ण जैसे अ ई उ री इत्यादि जो ह्रस्व वर्ण होते हैं उनको लघु की संज्ञा है, और लघु के लिए ऐसे वर्ण ऐसे मात्राओं का प्रयोग करेंगे। फिर संयोगे गुरु जैसे विप्र इत्यादि शब्द हैं, वी में ह्रस्व, पर में संयोग होने के कारण पूर्ण वर्ण को पूर्ण वर्ण को ह्रस्व होते हुए भी दीर्घ और गुरु की संज्ञा देंगे, और ह्रस्व को भी हम दीर्घ मानेंगे। फिर दीर्घम और दीर्घ के लिए ऐसे वर्णों का प्रयोग करेंगे। फिर दीर्घंच मतलब जो दीर्घ हैं उनको गुरु मानकर हम भी दीर्घ लगाएंगे, जहाँ जहाँ दीर्घ से आ है, ई है, उ है इत्यादि वर्ण। फिर सानुस्वारम अनुस्वार से युक्त वर्ण, अनुस्वार से युक्त जो वर्ण होते हैं उन जैसे मान लीजिए सप्तम इत्यादि शब्द था, तो इनको ह्रस्व होते हुए भी हम दीर्घ मानेंगे, इनके ऊपर अनुस्वार हैं तो। फिर बस विसर्ग मिश्रितम, यदि विसर्ग मिश्रित है तो भी हम इनको दीर्घ मानेंगे ह्रस्व होते हुए भी। फिर हम देखें कि पादंतस्थ विकल्पेन पद के अंत में यदि ह्रस्व है तो उसको छंद की पूर्ति के लिए कहीं कहीं उसको हम दीर्घ मान लेते हैं। और हलंतम यदि हल वर्ण है पर में और उसमें स्वर युक्त अचयुक्त न है तो पूर्व के वर्ण भी दीर्घ माने जाते हैं। ये था कहाँ दीर्घ होगा कहाँ हर्ष होगा इसका नियम। अब हम देखेंगे यमाता राजवान सलगा यगन में क्रमशः अपने आगे के दो वर्ण और य के साथ तीन वर्ण की लिया जाता है, इसे त्रिग कहते हैं। इसका नाम त्रिक या गण और सूत्र का नाम पिंगल दशाक्षर है। तो यगण में शब्द है य माता, य माता शब्द है तो य ह्रस्व है तो एक, माँ दीर्घ, ता दीर्घ। मातारा शब्द में तीनों वर्ण दीर्घ है। फिर तारा ज में ता दीर्घ है, रा दीर्घ है और ज ह्रस्व है। रा ज भा में रा दीर्घ, ज ह्रस्व, भा दीर्घ। ज भानो में ज ह्रस्व, भा दीर्घ, न ह्रस्व। भा न स में भा दीर्घ, न ह्रस्व, स ह्रस्व। न स ल में तीनों ह्रस्व हैं। और सलगा आठवां सूत्र है सलगा में स ह्रस्व, ल ह्रस्व, अगा दीर्घ है। तो यगण बात करेगा तो यगण ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, मगण दीर्घ दीर्घ दीर्घ, तगण दीर्घ दीर्घ ह्रस्व इत्यादि। रगड़ में दीर्घ ह्रस्व दीर्घ,
जगड़ में हरस्व दीर्घ हरस्व, भगड़ में दीर्घ हरस्व हरस्व और नगड़ में हरस्व हरस्व हरस्व, यानी लघु लघु लघु, हरस्व को ही लघु कहते हैं। और सलगा में हरस्व यानी लघु लघु और दीर्घ, यगड़ में लघु दीर्घ दीर्घ, मगड़ में दीर्घ 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 यानी गुरु, यगड़ में लघु दीर्घ यानी गुरु और गुरु, मगड़ में गुरु गुरु गुरु, तगड़ में गुरु गुरु और हरस्व इत्यादि। यगड़ कहने से लघु गुरु गुरु की संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार हम पिंगल साक्षर के बारे में, यगड़ तगड़ मगड़ इत्यादि के बारे में समझे।